Oh, introduce yourself without a name. Sir, I belong to Nalanda district. I have done my BTech in mechanical engineering from MIT Muzaffarpur, and currently I am working in ONGC as executive engineer. Your optional is mechanical engineering. Yes, sir, mechanical engineering. Nalanda. Uh, जी सर. नालंदा की तीन प्राचीन काल की ऐसी विशेषता बताइए जो इसे अन्य जिलों से अलग करती है, और तीन आधुनिक विशेषता बताइए जो अन्य जिलों से इसे अलग करती है। सर सबसे पहले अगर मैं ऐतिहासिक की बात करूं तो ये महावीर और गौतम बुद्ध का स्थान रहा है। दूसरा, ये अपने नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के कारण इसे बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। और तीसरा, राजगीर जो है, जो नालंदा में स्थित है, वो पुराने काल में एक राजधानी के रूप में था और एक बहुत ही बड़ा विकसित शहर था, जो अन्य जिलों में उस टाइम नहीं था। और मगध मगध सम्राट का पकड़ बहुत ज़्यादा, बिहार में मगध सम्राट का ही सबसे ज़्यादा पकड़ था, जो कि अन्य जिलों में नहीं था। और आधुनिक काल की बात करूं, आधुनिक काल में अभी नालंदा विश्वविद्यालय का एक बार फिर से जीर्णोद्धार हुआ है, जिसके लिए फेमस है, और इसे एक ऐतिहासिक शहर के रूप में विकसित किया गया है नालंदा को, टूरिज्म सेक्टर को लेकर के। दूसरा, सिलाव का खाजा बहुत फेमस है, जिसको कि जीआई टैग भी हाल फिलहाल में मिला है। और तीसरा, मगही पान जो है, वो भी आजकल बहुत ख्याति में है बिहार में। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नालंदा की अग्रणी भूमिका है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर मैं हॉर्टिकल्चर की तरफ जाऊं तो वेजिटेबल्स के मामले में नालंदा अग्रणी रहा है। सब्जियों के मामले में नालंदा सबसे ज़्यादा रहा है, उसके कारण उसे अवार्ड भी मिला है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर फसल चावल और गेहूं की उपज अच्छी खासी होती है, इसके लिए भी इसे नामांकित किया गया है। बिहार में इसके लिए भी इसका स्थान प्राप्त है। अच्छा, किस गांव गांव का नाम बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है? नहीं सर, गांव का नाम तो हमें याद नहीं सर। अच्छा, चलिए, आप मुझे ये बताएं कि जो गैस जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में ही क्यों रखा जाता है? गैस को सर यूं तो किसी भी शेप में रख दिया जा सकता है, लेकिन सिलिंड्रिकल शेप में रहने पे उसका एक ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। गैस हमेशा ऊपर उठने के कोशिश प्रयास करती है, तो सिलिंड्रिकल शेप होने के कारण उसका वॉल्यूम भी उसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो बाकी किसी चीज में, अगर क्यूबॉइड और मैं सिलेंडर की बात करूं तो उसमें वॉल्यूम सबसे अच्छा तो इसे स्फीयर का होता है। वॉल्यूम कम, सबसे कम सरफेस एरिया, मतलब सबसे कम जगह छींकेगा, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम रखने की कैपेसिटी एक्चुअली स्फीयर की होती है। लेकिन उस शेप को हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते, तो उससे मिलता जुलता शेप हम लोग सिलिंड्रिकल शेप में रखते हैं, ताकि सरफेस एरिया कम ले और वॉल्यूम अच्छा खासा रखे, इसलिए सर अच्छा, सिलिंड्रिकल शेप होता सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर, इसमें है। क्या जी सर। अंतर है? सर सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर एक तरह से सेम ही होता है। दोनों का काम ये होता है कि मिक्सचर को, जैसे कोई भी मिक्सचर हम ले रहे हैं, तो उसके मिक्सचर को बढ़ाना, ताकि इंजन इंजन में ज्यादा से ज्यादा चार्ज मिल पाए, ताकि उसके कारण एक्सेलरेशन ज्यादा मिल पाए, अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो। ये DTSI क्या है? जी सर, फिर से। DTSI इंजन, DTSI इंजन क्या है? एसआई का मतलब तो स्पार्क इग्निशन हो गया, और डीटी का शायद सर डबल टर्बो होगा शायद, कहाँ यूज डीजल होता है? टर्बो स्पार्क इंजन शायद यही हो। हाँ हाँ, कहाँ सर यूज डीजल होता इंजन है? में यूज होगा, या सर डीजल टर्बो स्पार्क इंजन है, तो हम लोग डीजल इंजन में ही इसको यूज करेंगे मोस्टली। आजकल हालांकि पेट्रोल इंजन में भी यूज करते हैं, क्योंकि आजकल टर्बो इंजन, स्पार्क इग्निशन मतलब हो गया पेट्रोल इंजन, तो उसमें भी यूज करते हैं। लेकिन टर्बो इंजन मेनली डिजाइन किया जाता था डीजल के लिए, लेकिन आजकल इसको हम लोग स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल इंजन में भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये डीजल इंजन की जो कोई गाड़ी होगी उसमें हम पेट्रोल क्यों नहीं यूज जी करेंगे? सर।
सर सबसे पहली बात ये होती है कि डीजल इंजन जो होगा उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि पेट्रोल यूज कीजिएगा तो उसमें स्पार्क प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीजल में स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए उसको स्पार्क को नहीं दिया जाता है, स्पार्क के लिए उसे कंप्रेस किया जाता है, जो कि पेट्रोल में सबसे पहले तो स्पार्क जल्दी होगा ही नहीं जब डीजल के जगह पर पेट्रोल डाल देंगे तो। दूसरा बात, एक ऑक्टेन नंबर और एक सीटेन नंबर होता है, तो एफिशिएंसी भी आपके इंजन की अच्छी नहीं आएगी और मिक्सचर सही से जलेगा नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अच्छा, और हो सकता है कि और इंजन भी सीज कर जाए, इंजन काम नहीं करे। जी सर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्सेस के बारे में बताइए। गियर सर बॉक्सेस के बारे में बताइए। सर गियर बॉक्स बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट गियर्स होते हैं, जिसमें कि प्लैनेटरी गियर हो सकता है और उसके अलावा कंपाउंड गियर हो सकता है, उसके अलावा बेवल गियर होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गियर होते हैं। जो हम लोग यूज करते हैं वो जनरली सिंपल गियर होता है, स्पर गियर होता है, जिसमें डिफरेंट गियर्स लगे होते हैं और वो स्लाइडिंग होते हैं। वो स्लाइडिंग गियर्स होते हैं कि एक नंबर गियर लगाए तो गियर नंबर सबसे छोटा वाला गियर इंगेज हो जाएगा, 4 नंबर लगाएंगे तो सबसे बड़ा वाला गियर इंगेज हो जाएगा ताकि मूविंग ज्यादा करे। तो गियर बॉक्सेस में यही होते हैं सर, स्लाइडिंग गियर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट गियर सेट होते रहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस? Sir, pressure is a term. Pressure is simply when we applied force upon an area. जब भी हम किसी एरिया पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया जो होगा वो प्रेशर होगा। और प्रेशर को जनरली अगर मैकेनिकल इंजीनियर में कहूँ तो इसको हम जनरली फ्लूइड के सेंस में यूज करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस होता है वो जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल उस फोर्स को रेजिस्ट करने का कोशिश करता है। तो वो जो हम फोर्स लगाए और मटेरियल उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देगा, तो दैट रेजिस्टेंस डिवाइडेड अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेस को जनरली जब भी हम कहेंगे तो वो जनरली सॉलिड में यूज होगा। बबलू जी, हाँ ज्योति जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। अरे भाई, क्या कारण है जो पहले सिविल सेवा को ह्यूमन सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा फील्ड माना जाता था, लेकिन आपके जैसे लोग जो महारत्न कंपनी में जी काम सर। कर रहे हैं फिर भी सिविल सेवा में आना चाहते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं वो अपने फील्ड में एस्टेब्लिश्ड है लेकिन जी सर। सिविल सेवा में आना चाहते हैं। क्या वहाँ बेरोजगारी ज्यादा हो सर रही है? सर सिविल सेवा जो है सर, इसमें एक तो हम लोग ग्रास रूट पे काम करते हैं, पहला पॉइंट तो ये है, जो हम लोग अभी एज एन इंजीनियर के रूप में काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा बात, जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए जो वेतन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और तीसरा, समाज में एक इसको लेकर के प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। तो किसी भी आदमी को सर जो जीवन में जो 3 चीज़ों की तलाश रहती है वो तीनों चीज़ें सिविल सेवा में अकेले ही मिल जाता है। तो इसलिए सर कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को थोड़ा-सा समझता है कि हम लोग कर सकते हैं, वो इधर मुखातिब हो जाते हैं। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में ऐसी क्या-क्या समस्याएं देखते हैं जो आप सिविल सेवा में नहीं देखते हैं? जी सर। आपके फील्ड में ऐसी कौन-कौन सी समस्याएं हैं जो आप सिविल सेवा में नहीं देखते? सर यूँ समस्याएँ तो वैसी नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो करने की इच्छा है वो सिविल सेवा की तरफ मुझे प्रेरित करता है कि सिविल सेवा में जाकर के जो अपने लोगों के बीच काम कर सकते हैं और उसके अलावा अपने आसपास के जो भी गाँव हैं, शहर हैं, उसको विकास प्रगतिशील में ला सकते हैं, जो कि हम यहाँ नहीं कर पाएँगे सर। तो शुरू में ही आपने ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लिया? इतने दिनों के बाद आप डिसीजन ले रहे हैं ऐसा? सर 10वीं कक्षा जब पास किया सर, तो उस टाइम हमारे चूँकि मार्क्स अच्छे थे और हमारे समाज में ऐसा बना रहता है कि 10वीं कक्षा के बाद जो लड़का पास करता है, जिसको बढ़िया मार्क्स आता है, वो साइंस स्ट्रीम चुन लेता है। और उस टाइम उतना विवेक भी नहीं होता हमारे अंदर कि हम लोग चूज़ कर पाएँ, कि उस टाइम उतना सोचते नहीं हैं कि क्या करना है। चूँकि मार्क्स अच्छे आए थे तो क्लास 12 में हमने साइंस ले लिया। साइंस लेने के बाद उसी तरह से देखें कि इंजीनियरिंग लोग कर लेते हैं। 12th साइंस करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, तो इंजीनियरिंग कर लिए। जब इंजीनियरिंग किया सर, तो इच्छा तो थी कि इधर आ जाएं सिविल सेवा की तरफ, लेकिन कुछ घर का कंडीशन ऐसा था सर कि हम वो काम कर नहीं सकते थे, जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी, तो इसीलिए हमने बीटेक करके इधर इंजीनियरिंग स्ट्रीम की ओर ही बढ़ते रह गए। जब खुद पे आश्रय आया, जब खुद पे हो गए, तो लगा कि जो अपनी इच्छाएं हैं उसे पूरा करना चाहिए, इसलिए सर हम सिविल सेवा की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे सरकार की जो नीतियां हैं
जिस तरह से सरकार जी सर। जिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, स्थिति इतनी बुरी हो गई कि हाँ सर। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को युवाओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। युवाओं में एक आक्रोश है सरकार के प्रति। तो सरकार की इस जी नीति सर। का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? सर शुरुआत अगर हम करें जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, तो इंडस्ट्री उस टाइम डेवलप करने के लिए उनका ये नीति था कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि उस टाइम हमारा राष्ट्र और जो भी यहाँ के लोग हैं वो उतने अमीर नहीं थे, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उन्हें लगा कि अगर किसी बड़े इंडस्ट्री को बनाना है हमारे यहाँ, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को स्टार्ट करना होगा। और धीरे-धीरे इसको हम लोग, जब हमारे राष्ट्र के लोग सही मामले में उनके पास धन आ जाएगा, तो इसको फिर धीरे-धीरे हम लोग वितरण कर देंगे ताकि प्राइवेट लोग इसको संभाल पाएँ और राष्ट्र हित में काम कर पाए, नीतियाँ बना पाए और एक तरह से देखने का काम करे। तो उस हिसाब से सर देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट की बात तो सही है सर। और जहाँ तक बात है कि लोगों में आक्रोश है सर, तो यहाँ तो सर कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में अगर आएँगे तो आक्रोश खत्म हो जाएगा सर। तो यही बात है। सरकार एक वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य हमारे डेमोक्रेसी में जी सर। सरकार को दिया गया है कि आपको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। उसमें सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार आम जनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे। लेकिन आज मास लेवल में जी अनएम्प्लॉयमेंट सर, जी हमारे सर। कंट्री में है, जो कि इस सरकार के इस स्टेप से और ज्यादा तो सर एग्रीवेट हो मास जाएगा। मास लेवल सर, अगर अगर प्राइवेटाइज होगा सर, तो इसका ये नहीं है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी। प्राइवेटाइज होने के बाद भी कंपनियों में लोग जा रहे हैं और अच्छे तरीके से जा रहे हैं और कंपनियां उन्हें इंडक्ट भी कर रही हैं। उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर कि हमारा स्किल शायद उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का होना चाहिए ताकि लोग हमें इंडक्ट कर पाएं। तो इसमें तो सर जो ह्यूमन है सर, ह्यूमन डेवलपमेंट करना होगा, उनको मेहनत करना होगा, अपना स्किल बढ़ाना होगा ताकि वो सामने आ पाए और प्राइवेट सेक्टर उन्हें चुन पाए। उसके अलावा सर जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और करना होगा ताकि वहाँ से लड़के निकलने के बाद डायरेक्ट जाकर के रिक्रूट हो जाएं। उसके लिए इसे बाहर से काम करना होता है। इसके लिए भी सरकार इंक्यूबेशन सेंटर बना रखी है। जैसे पटना के आईआईटी पटना में ही बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर कि लोग स्टार्टअप कंपनी भी शुरू कर रहे हैं और वो मार्केट में भी आ रहा है। 45 वर्षों में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है इस सरकार के कार्यकाल में एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर चला गया है। क्या क्या कारण है जो इस सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ गई है? सर बेरोजगारी बढ़ने का तो बेरोजगारी का समस्या तो सर पहले से ही है। बेरोजगारी का आंकड़ा अभी तो खैर कोविड के कारण हम लोग को बहुत ज्यादा दिखाई देता है। नहीं, कोविड से पहले का आंकड़ा था, कोविड से पहले का आंकड़ा था दिसंबर में कि यह 45 वर्ष के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गई। कोविड तो अब तो कोविड के बाद तो स्थिति और पैनिक हो ही गई है। कोविड से पहले का यह आंकड़ा। जी सर, तो उसके लिए ऐसा है सर कि नंबर ऑफ जॉब्स के जो रेलवे में या फिर जो और भी अदर सेक्टर्स हैं उसमें अभी जॉब की रिक्तियां निकाली नहीं गई हैं। जॉब की रिक्तियां कम है जिस कारण से लोग अभी एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा अभी बैंक सेक्टर्स में जो है, बैंक सेक्टर में भी अभी रिक्तियां नहीं आ रही हैं, उस कारण से भी लोग रिक्रूट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये 2-3 कारण हैं सर। और स्किल डेवलपमेंट तो खैर है ही सर, स्किल डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। लोगों का जो स्किल चाहिए प्राइवेट सेक्टर में इंडक्ट होने के लिए, वो स्किल अभी हमारे पास है नहीं। कंप्यूटर के मामले में अगर देखें तो बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी है सर वो सब कंप्यूटर की ओर मूव कर गई है। तो उस मामले में हमारे देश में अभी भी साक्षरता बहुत कम है कंप्यूटर के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। और प्राइवेट सेक्टर जनरली उन्हीं लोगों को लेते हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े से निपुण हों। तो इस कारण से भी बेरोजगारी बढ़ी है। ओके, अच्छा ब्लॉकचेन के बारे में कुछ बताइए आप। ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है क्या है? ब्लॉकचेन सर कोई भी इंफॉर्मेशन को एक ब्लॉक के रूप में सेव रखता है। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको एक ब्लॉक के रूप में सेव रखता है। और उसमें क्या है कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन को एडिट या एंटर करना चाहें तो उनके जो भी पीयर ग्रुप हैं, सबसे पहले वो जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक हम उस ब्लॉकचेन में कोई चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमें ब्लॉकचेन में कोई चेंज करना होगा तो जो पीयर ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको ये सूचना दे दी जाएगी, एक तरह से उनके पास ये इंफॉर्मेशन चला जाएगा
कि ये व्यक्ति खासम खास चेंज करना चाहता है, और अगर कोई फेक व्यक्ति होगा तो उसे उस इंफॉर्मेशन को वो चेंज ही नहीं कर पाएगा। तो यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है सर। बिटकॉइन से इंफॉर्मेशन भी को क्या मोर कोई सिक्योर रिलेशन है? बनाया गया है। इसका बिटकॉइन से भी कोई रिलेशन जी है सर। ब्लॉकचेन का? बिटकॉइन से भी कोई रिलेशन है सर ब्लॉकचेन का? बिटकॉइन से भी रिलेशन है सर। यस सर, बिटकॉइन से भी रिलेशन है, क्योंकि बिटकॉइन एक ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है आजकल, कुछ देशों में यूज होना शुरू हो गया है। और बिटकॉइन में भी क्या है कि इसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अगर तो लेकिन ब्लॉकचेन अगर हम यूज करें तो कोई भी चेंजेस के लिए सबसे पहले पीयर ग्रुप से परमिशन लेना होगा, और पीयर ग्रुप जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक हम बिटकॉइन का यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सर उसको सेफ और सिक्योर बनाया जा सकता है। बट अच्छा, स्टिल इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि ब्लॉकचेन हाँ सर। ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट जो है ये किनका दिया हुआ माना जाता है? सर वो व्यक्ति का तो नाम हमें पता नहीं है सर, सॉरी सर। अच्छा, बिटकॉइन किनके द्वारा, ये कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया है? एक व्यक्ति का नाम आता है नहीं इसमें? सर, ये नहीं सर, बिटकॉइन का ये तो नहीं पता सर कि किन्होंने दिया है वो नहीं पता सर, बस कॉन्सेप्ट पता था। एक्चुअली ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट के साथ ही आया सर। हाँ सर, वो दोनों एक साथ आए हैं। नीतीश सर। ओएनजीसी हाँ जी सर। ऐसा आरोप लगाया जाता है, जो भारत की जो कंपनी है जैसे ओएनजीसी भी, हाँ सर। ये जी सभी सर। का अपना कुछ है नहीं, है ना? जो यही यस प्लांट यस बैठाते सर। हैं तो अपना कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग ऑपरेटिंग करने के लिए बैठे यस वहां सर। हैं। क्या ये सही है? सर अपना तो खैर है सर, ऐसा नहीं है कि अपना नहीं है। अब सर अगर लैंड लेना हो तो वो तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन से ही लेना होगा, उसके लिए बिडिंग भी होती है। खास खास जो भी ब्लॉक्स गवर्नमेंट समय समय पर ब्लॉक्स निकालते रहती है, एनपीएल या फिर जो भी पेट्रोलियम हैं? इलेक्शन तो ये पेट्रोलियम के लिए जो ब्लॉक्स होते हैं वो पेट्रोल गवर्नमेंट निकालना निकालती है है। आपको, ठीक ना? पेट्रोल हाँ निकालना सर। है तो वो प्लांट, वो टेक्नोलॉजी इतने लंबे वर्षों तक कंपनी बनी, फिर भी सर अगर आप डेवलप नहीं कर पाए, है ना? सर, इस संबंध में हम पूछ रहे सर हैं। सर जी सर, मैं बताता हूँ। सर टेक्नोलॉजी तो हमारी होती है सर, लोग भी हमारे ही होते हैं, क्योंकि सर हम ऑपरेटर और कंपनी मैन दोनों के रूप में, भारत में तो दोनों के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो ऑपरेटर हम है तो हम ही काम करेंगे, उसके अलावा जो भी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली हमारा होता है। पहले अभी क्या है सर कि कुछ लोग जो एक्सपर्टीज हैं, जो प्राइवेट कंपनी को कुछ कुछ चीजों का एक्सपर्टीज हासिल है, उसको हम लोग इन्वॉल्व कर देते हैं। पहले भी हम लोग इसको इन्वॉल्व नहीं करते थे, लेकिन अब इन्वॉल्व इसलिए करने लगे हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, और उसके अलावा अगर कुछ दिक्कत हो तो उस पर पेनल्टी भी मार सकते हैं। तो अपना तो है ही सर, और चूंकि सस्ता पड़ता है तो इसीलिए बाहर को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ कंपनीज को खासम खास एक्सपर्टीज के लिए इन्वॉल्व करते हैं। सभी चीजों के लिए यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ हम लोग खुद ही करते हैं। ओएनजीसी विदेश सुने हैं नाम? जी सर। ईरान में कुछ हाँ सर, जानता हूँ। ईरान के कुछ क्षेत्रों में ठेका के चर्चा में था। वो क्षेत्र का हाँ नाम सर। बताइए। सर एक वहां पर एक कंपनी है, ईरान के पास से कंपनी थी, जहां पर कि तेल निकालने के लिए ओएनजीसी विदेश उनके साथ टैगअप में आई थी। तो वहां पर कंपनी एज ए कंपनी मैन काम करती है। अब क्या है सर कि ओएनजीसी दो रूप में काम करती है, एक तो कंपनी मैन के रूप में काम करती है, या उस क्षेत्र का नाम बताइए, हम वो पूछ रहे हैं आप। कौन सा क्षेत्र है, गैस क्षेत्र है ईरान का, उसका नाम बताइए। सर उसका नाम तो सर याद नहीं आ रहा है। कंपनी है सऊदी अरब की, जिसने रिलायंस के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र के। अरामको 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 हाँ, तो महाराष्ट्र के कौन सा? अरामको नाम की वहां की सऊदी अरब। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र? सर ब्लॉक का नाम नहीं याद है, लेकिन वो कंपनी, वो ब्लॉक का नाम तो नहीं पता है सर, लेकिन अरामको नाम की एक वहां की सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है, जिसके साथ हम लोग इन्वॉल्व हुए हैं तेल निकालने के लिए। कहाँ पर?
सर यूएई में हुए हैं, उसके बाद भारत में भी उनके साथ टेकअप हुआ है कि भारत में भी वो हमारे साथ साझा करेंगे और ईरान में भी। अभी ईरान में एक रेल मार्ग जी था सर। जो अफगानिस्तान से गुजरता, लेकिन चीन हाँ, के वो ग्वादर पोर्ट के पास से निकाला गया था। लेकिन चीन के कारण वो उससे भारत को बाहर कर दिया गया। उस रेल मार्ग का नाम बताइए तो। और वो BRI जो सर रेल मार्ग का नाम नहीं पता है सर, सॉरी सर। ग्वादर पोर्ट का भारत के लिए स्ट्रेटेजिक क्या जी सर। इंपोर्टेंस है? सर ग्वादर पोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है सर कि पहला बात, चीन जो है सर पाकिस्तान में एक पाकिस्तान में एक पोर्ट बना रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग चीन में एक पोर्ट बना रहे हैं ताकि वहां पर जो गल्फ जो देवी जो रुको रुको रुको, अब कंफ्यूज कर रहे हो तुम, रहने दो, इंटरव्यू को तो खत्म कर रहे हैं। ग्वादर है पाकिस्तान में है, ठीक है ना, और चीन में हम कुछ नहीं बना रहे हैं। रुको, अच्छा एक आज अभी थोड़ा 2 मिनट का ये छोड़ दें, तो तुम्हारे इंटरव्यू में आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत परिवर्तन नजर आया। एक तो तुम मतलब प्रॉपर रूप से जो तैयारी जो बोल रहे थे वो सब चीज तुमने तैयार करके, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रिपरेशन लास्ट 2 मिनट का छोड़ दो, लगता है तुम कंफ्यूज सा हो गए, उसको छोड़ दो। नहीं तो इससे पहले का जो पार्ट था बहुत अच्छा तुम्हारा इंटरव्यू था। 2 चीज मुझे कमी नजर आई, उसको ध्यान में रखना। एक, आज